चलो, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अब हम लोग बात करते हैं ये जो इकॉनमी हमारी है या फिर जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मेन चीज़ें जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आती हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए बेसिक तरीके से कि इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन या एज अ सब्जेक्ट दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोगों के पास इससे स्कूल लेवल पे इकोनॉमिक्स अगर नहीं रही है तो क्या होता है कि 11th क्लास में ना ऐसा करा जाता है कि बच्चों को दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं। एक ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स। 12th क्लास जैसी आती है तो दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमी। जो 12th क्लास का स्टूडेंट है ना, आगे जिसको यूपीएससी करना है या जो 12th में इकोनॉमिक्स अगर ये वाली डायमेंशन बहुत अच्छे से कर ले, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स, उसका यूपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो होता क्या था, ये चीज़ चेंज हो गई कुछ साल पहले, 2016-17 में चेंज हुआ। जिस टाइम पर मैं 12th पढ़ता था तो उस टाइम पे क्या होता था, 11th क्लास के अंदर होती थी इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स, और 12th क्लास के अंदर होती थी माइक्रो प्लस मैक्रो। अब ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता था माइक्रो प्लस मैक्रो करना, क्योंकि ये जो पूरी इकोनॉमिक्स है ना, जैसे नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, ये सारे के सारे चैप्टर्स ना एक तो ऑलरेडी बहुत हैवी होते हैं, इसके साथ साथ माइक्रो थोड़ी सी ना टेक्निकल हो जाती है, ग्राफ वगैरह बनाना वो करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ और वो सब का यूज़ होता है। तो ये चीज़ इन्होंने चेंज कर दी थी। खैर, ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ, ये वाली बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ 11-12 के बच्चों की कहानी के हिसाब से, क्योंकि वैसे तो इकोनॉमिक्स की दो डायमेंशन है, माइक्रो और मैक्रो। द गुड न्यूज़ इज़, मैंने क्या बताया, 12वीं वाली बात बताई ना मैंने कि जो इसको कर ले वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहता है। कहने का मतलब मेरा ये था, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे यूपीएससी का पार्ट नहीं होता। तो फर्स्ट चीज़ आज आप कुछ सुन रहे हो, ब्रिंग स्माइल टू योर फेस, कि वाओ यार, यूपीएससी में भी कोई चीज़ ऐसी है जो कैंसिल होती है। हाँ जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी है। लेकिन यूपीएससी का दूसरा नाम क्या है, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई पढ़ के नहीं चाहता माइक्रो और वो करके, लेकिन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछ लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि यूपीएससी ने साफ तरीके से सिलेबस में ये तो नहीं बोल रखा है कि हम नहीं पूछेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो इसलिए ये वाले चैप्टर के अंदर अब जो मैक्रो तो हमारी ये पूरी बुक ही है और इंडियन इकोनॉमी भी, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इतनी कर लेंगे कि उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत छोटी सी डायमेंशन है, मतलब जितनी यूपीएससी के हिसाब से हमें चाहिए। मैंने क्या बताया, इट इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स वगैरह, थोड़ा सा टेक्निकल और वो करके। लेकिन डोंट वरी, हम लोग बस टाइप ऑफ मार्केट क्या होता है, कुछ कंसेप्ट जैसे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो मैंने वही बताया ना, पूरी इकोनॉमिक्स वही है जो आप डेली जीवन में करते हुए आए हो, बस आपको ये नहीं पता रहता है अच्छा इसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में ये बोलते हैं, ये आप सीख जाओगे। तो चलो, दो तरह की इकोनॉमिक्स क्या होती है इसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बर्थ होता कैसे, कोई तो इसकी शुरुआत हुई होगी ना, तो चलो इसके बैकग्राउंड को जानते हैं एक बारी। हुआ क्या था, यूरोप में और अमेरिका में 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा शायद से हिस्ट्री में, 9th-10th क्लास में इसके बारे में, जब वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई थी। हाँ, पता है ना ये वाली बात, कि डिमांड सप्लाई की थ्योरीज फेल हो गई थी, बड़ी बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई थी, मतलब चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा बढ़ गए थे, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, भयंकर तरीके से रिसेशन आया था। रिसेशन क्या आया था, मैं आपको वैसे तो फ़र्क बताऊंगा कि रिसेशन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है, लेकिन इस इवेंट को बोला जाता है, भूलना मत, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ पर देखिए, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसकी एग्जैक्ट डेट ऐसी होती है, कुछ 1929 से लेकर 31 या 32 तक चलती है, 1929 to 1932। यहाँ पर हुआ क्या था, कंट्री में जितना भी कुछ भी प्रोड्यूस होता है ना, उसको आउटपुट बोलते हैं। ये नया वर्ड है, आज आप जान जाओ। आउटपुट क्या होता है, एनीथिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, जितनी भी प्रोडक्शन होती है ना,
फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जब उसको एक साल में कैलकुलेट करा जाता है उसको बोलते हैं एक कंट्री ने एक साल में इतना आउटपुट करा है। और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ये तेज़ी से गिर गए बाय ह्यूज अमाउंट, मतलब लोग बेरोज़गार भी हो गए, एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर गया इसका मतलब लोग बेरोज़गार हो गए और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा गिर गई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है एज सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। किसने भाई जन्म दिया इसको? एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था J.M. केन्स, पूरा नाम जॉन मेनर्ड केन्स, J.M. केन्स बोला जाता है इसको शॉर्ट में। इसने अपनी एक किताब लिखी थी। 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं CBSE उनको ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू द वर्ल्ड। उसका आंसर होता है J.M. केन्स। और J.M. केन्स की कौन सी बुक के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जिक्र है? तो उसने एक बुक लिखी थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये मत भूलना, इस बुक का नाम मत भूलना। आई एम नॉट सेइंग कि UPSC के हिसाब से आता है, लेकिन हम सिर्फ UPSC की तैयारी करने तो नहीं बैठे हैं, दूसरी जगह पर आपको ये काम आ जाएगा। अब मैं एक तुम्हें, इसने कब लिखी थी वाली बुक? 1936 में लिखी थी, जब ग्रेट डिप्रेशन खत्म हो गया था ना। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है और 32 तक चलता है। मैंने आपको बताया लगभग ऐसे ही कुछ है, मेरे को ये नहीं पता कब तक चलता है। 30, 31, 32 तक मैक्सिमम चलता है वो। जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद ही एनालाइज करता है कि बड़ी बड़ी इकॉनमीज जिस इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे अपने आप को चलाती थी वो फेल कर गई। डिमांड सप्लाई की थ्योरी, नए तरीके से इकोनॉमिक्स को चलाने की आवश्यकता है। इस बंदे का ये बुक लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्केबल इवेंट था आशिमा कशिश। समझो इस बात को। अगर ये पर्सन ये जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नहीं लिखता ना, और ये नई तरह की इकोनॉमिक्स नहीं आती, तो अमेरिका और यूरोप की इकॉनमी ज़िंदगी भर के लिए कोलैप्स कर गई होती। वहाँ की इकॉनमीज को समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे क्या गलती, ऐसी क्या हो गई, ये सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, एकदम से प्रोडक्शन कैसे फेल हो गई, कैसे ब्लास्ट हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एकदम से कैसे गिर गई, लोग बेरोजगार एकदम से क्यों होते चले जा रहे हैं। तो एक लिमिटेशन देखी गई कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जिस हिसाब से, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर जिस हिसाब से वो लोग अपनी इकोनॉमीज को चलाते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक जो कि अपने आप को धुरंधर मानते हैं, वो भी किसी काम के नहीं रहे। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कंबाइंड मिलकर भी उधर कंट्रोल नहीं कर सकी, ना आने से टाल सकी इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को ऑफ 1929। तो ऐसे में जॉन मेनर्ड केन्स अपनी एक बुक में जिक्र करता है कि हमें नए थॉट्स और नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, जो नए नए चैलेंजेस आते हैं उसको टैकल करने के लिए, और ये एग्जामिन करने के लिए कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है कैसे। तभी हम लोग एक इकोनॉमिक्स का एक बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं। बर्ड्स आई व्यू कैसे? आज से पहले जो इकोनॉमिक्स देखी जाती थी वो माइक्रो लेवल पे देखी जाती थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में मैं तुम्हें फ़र्क बता देता हूँ। आई थिंक मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ। जब सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात होती है तो उसको कहा जाता है माइक्रो। जब पूरी एक इकोनॉमी का, पूरी इंडियन इकोनॉमी का हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं एक रीजन का जिसमें एक से ज़्यादा इंडिविजुअल की बात होती है, उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कशिश आपको जनरली याद होगा, मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था, हम लोग जनरली बात करते हैं एग्रीगेट्स की, टोटलिटी की। यहाँ पर जैसे माइक्रो के अंदर एक इंडिविजुअल की डिमांड और सप्लाई पे फोकस करा जाता है कि आपकी क्या डिमांड और सप्लाई है। कशिश कपूर क्या डिमांड करती है और बींगा बिजनेस वुमेन या कुछ भी करके वो सप्लाई क्या कर सकती है अगर वो प्रोड्यूसर है। ऐसी आशिमा उपल क्या डिमांड सप्लाई है उसकी, और दिबांग दुबे की क्या डिमांड सप्लाई है। लेकिन जब कशिश कपूर, आशिमा उपल, दिबांग दुबे और हमारे जैसे पूरे इंडिया के लोगों को, या एक रीजन को ले लो, दिल्ली को ले लो, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो वो बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, क्योंकि यहाँ पर बात होगी टोटलिटी की। तो यहाँ पर डिमांड को डिमांड ना कहते हैं, हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई को सप्लाई ना कहते हम लोग कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल दे देता हूं इंडिविजुअल प्राइसेस की, कि एक इंडिविजुअल के पास कितनी सैलरी आ रही है, वो कितना खर्चा करता है। यहां पर हम लोग जो बोलते हैं ना, एग्रीगेट प्राइस वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग बोलते हैं जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल की पूरी इकोनॉमी में एक प्राइस लेवल है क्या जर्नल चीज़ों का। जैसे हम लोग कहते नहीं है, जर्नली इंडिया में दूध का जो रेट है वो वेरी करता है 50 से 60 रुपये लीटर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ बताओ। चिप्स जर्नली आपको इंडियन इकोनॉमी में 10 रुपये के मिल जाते हैं, बताओ जर्नल प्राइस लेवल हुआ कि नहीं हुआ ये। बिस्किट जनरली आपको 5 से 10 रुपए का अच्छा खासा पेट भरने, चाय के साथ मतलब पेट भरने के लिए मिल जाएगा आपको, नाश्ता लाइक करने के लिए इंडिया में। तो एक बात बताओ, मैं जब ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो जनरल प्राइस लेवल की तो बात कर रहा हूँ। अगर मुझे एक इंडिविजुअल का पता लगाना है कि भाई
हमारी कशिश के बहुत बड़े बड़े शौक है, वो नहीं खाती है पार्ले जी और ये 5 रुपये वाला बिस्किट पैकेट, वो तो रेड वेलवेट ओरियो खाती है लिमिटेड एडिशन, जो कि 20 रुपये का एक बिस्किट या 25 का हो सकता है। हमारी आशिमा डेयरी मिल्क की 10-10 रुपये वाली चॉकलेट और पर्क नहीं खाती है, वो फरेरो रोशर्स खाती है, जिसको शायद से कई लोग प्रोनाउंस भी ना कर सकें। उसको तो वही वो ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चॉकलेट पसंद है, लिमिटेड एडिशन ऑफ ओरियो एंड ओरियो सिल्क, ठीक है। तो अब ये चीज़ होती है कि वो इंडिविजुअल प्राइस लेवल है, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी का ये जर्नल चीज़ नहीं है, ठीक है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमी इज सीन एज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेक्टर्स। हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि इकोनॉमी 4 सेक्टर से बनी हुई है, एक फर्म्स, गवर्नमेंट दूसरा, हाउस होल्ड तीसरा, और एक्सटर्नल सेक्टर। कशिश ये वाली बात क्लियर है? लास्ट लेक्चर में मैंने, अगर आशिमा अगर आपने भी देखा हो तो हमने मैंने बताया था उस लेक्चर के अंदर, हमने 2 सेक्टर मॉडल करा था, है ना कशिश? जब मैं बता रहा था मैंने बताया था कभी कभार 3 सेक्टर भी होते हैं, है ना, कि जब गवर्नमेंट आ जाती है उनको टैक्स देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। अब यहाँ पर ये भी है एक्सटर्नल सेक्टर भी। चलो इसको एक बार ही समझते हैं आराम से। देखो, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं? हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं? वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? जल्दी बताओ कशिश। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो मैं ऐसे बना दूं, ये देखो हाउस होल्ड से फर्म तक जा रहे हैं, ऐसे बना दूं एरो ये। अब फर्म से हाउस होल्ड तक क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज से क्या मिलेगा? यहां पर देखो, इधर से क्या मिलेगा? लैंड से क्या मिलता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये यहां से आ जाता है। उसके बाद एक और चीज, फर्म्स जो हैं हाउस होल्ड्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। और सर्विस प्रोड्यूस करने वाली बात मैंने अर्बन क्लैब से बता दी थी मैंने आपको, है ना? सर्विस ही तो है वो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पीवीआर जैसे मतलब मान लो। और बदले में हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? अपना पैसा खर्च करते हैं, पैसा जिसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं वो इन गुड्स को प्राप्त करने के लिए। ये जो मैंने बनाया है सिर्फ इतना सा, जैसे मतलब ये तो अभी क्लियर बेकार सा दिख रहा है मतलब डायग्राम, क्योंकि ये बना, हम लोग यहाँ पर 4 सेक्टर को डिस्कस करने बैठे हैं। लेकिन यहाँ तक बात अगर मैं बोल दूँ तो 2 सेक्टर इकोनॉमी ठीक है ना? ये बन गया ना मेरा 2 सेक्टर इकोनॉमी? बताओ कि अगर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स होते तो मैंने सही बना दिया ना ये? चलो अब तीसरे सेक्टर की बात कर लेते हैं। फर्म्स सरकार को देते हैं टैक्स, ठीक है। हाउस होल्ड भी सरकार को देते हैं टैक्स। बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे पैसा खर्च करती है, या सब्सिडी वगैरह देना, सब कुछ उसी में मान लो, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। और सरकार फर्म्स को पैसा देती है, कैसे देती है? उनसे परचेज करती है, सरकार की तरफ से पैसा जाता है फर्म्स को, फर्म्स की तरफ से सरकार को मिलता है सामान ऑफ स्टेशनरी, चेयर्स, पेपर, पेन, शीट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स। सरकार को नहीं चाहिए पड़ते क्या ये सब चीज़ें? बताओ, चाहिए पड़ता है। अब सुनना एक्सटर्नल सेक्टर वाली बात। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बाहर, देश के बाहर। यहां से जो भी इनकम हाउस होल्ड्स को आती है, मतलब मान लो आशिमा अपने हस्बैंड के साथ दुबई सेटल्ड है, वो अपने मम्मी पापा को पैसे भिजवा रही है वहां से, अपनी इनकम का कुछ पार्ट। आशिमा वहां पर कमाती है मान लो इंडिया के हिसाब से 1 लाख रुपए पर मंथ, उसमें से 30,000 रुपीज़ वो हर महीने अपने पेरेंट्स को भिजवाती है। तो ये जो यहाँ पर आएगा हमारे देश के अंदर एक्सटर्नल सेक्टर से,
उसको हम लोग बोलते हैं, जो बाहर इंडियन रहता है और अपने देश में कुछ भिजवाता है, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस। एक्सटर्नल सेक्टर की डीलिंग फर्म्स के साथ भी होती है। कैसे होती है? इंडिया के फर्म्स वगैरह यहां पर गुड्स और सर्विसेज आते जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो इसको अगर मुझे बोलना हो कि यहां से एरो एक यहां गया और यहां से एरो एक यहां गया, तो मैं इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलूंगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बताओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और यहां से एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से रेमिटेंसेस के अलावा कभी कभार ये भी आता है, देखो, गिफ्ट्स भी आती हैं। किसी ने आपको गिफ्ट्स भिजवाई हो या पैसे भिजवाए हो, ये सब चीजें चलती हैं। तो ये हो गया फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, जो हमने पूरा मॉडल ये ड्रॉ करा ना, दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। कि जब हम ये मान रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर है, और ऐसा ही माना जाता है। जो हमने ऊपर करा था ना, जैसे आप अगर इसको देखो, कहाँ गया ये, इसमें हमने ये माना था दिस इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये 2 सेक्टर्स ही हैं, हाउस होल्ड है इकोनॉमी के अंदर और बिजनेस फर्म्स है। लेकिन आज मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमी के अंदर, इस मॉडल के अंदर देयर आर 4 सेक्टर्स। और ये लिखा भी हुआ है इसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ना, ऊपर लाइन देखो, इकोनॉमी को देखा जाता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर। तो इसको बोला जाता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी।